हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं हम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में, जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खासा आप भी जानते हैं कि राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए एक महत्वपूर्ण सेशन जो आपको देखे मिलता है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर आपका संबंधित है। बेसिक आज के संदर्भों की जब बात की जाए तो विषय संकल्पना में राज्य स्पेशल परीक्षाओं को आधारित करते हुए खास करके यूपी पीसीएस अर्थात हम राज्य के लोक सेवा आयोग की जब बात करें तो उसके माध्यम से आयोजित किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सेशन जिसको हम इसके अंतर्गत देख पाते हैं, तो उसका पर्याय हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्रम की अगर बात की जाए तो आज के क्रम में, आज के संदर्भ में यहाँ पर एक एक बिंदुओं के बारे में हम संकल्पना को आधारित करते हुए विभिन्न मंतव्यों को, विभिन्न प्रश्नों को समझेंगे और एक एक करके देखेंगे उनका पर्याय, जो हमारी विषय वस्तु हमारी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिएगा, विषय संकल्पना की शुरुआत हो चुकी है। एक एक बिंदुओं के साथ यहाँ पर अपने इस विषय को हम यहाँ पर क्या, अगर बात की जाए तो क्रम की संकल्पना यहीं से आपको देख मिलेगी कि वाग्देवी की कृपा सदैव आपके ऊपर बरकरार रहे। सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, विद्या रूपी विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ वाग्देवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें। यही संकल्पना सदैव से हमारी आपके प्रति होती है। आज के संबंध की जब बात की जाए तो आज के संबंध में एक एक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं हर एक प्रश्नों का जवाब। बेसिक आपके सम्मुख सबसे पहला बिंदु जो आपके सम्मुख है, अगर उसकी बात की जाए तो उसका नाम आपको दिख मिलता है। कहा जाता है कि मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही क्या होता है, सवेरा होता है। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि मंजिल पाने की कभी उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि अक्सर सूरज जब निकलता है ना, उसी के बाद सवेरा होता है। पहले प्रश्न के साथ अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार हमें देखने को मिलते हैं। तो यूरेनियम की थोड़ी बहुत मात्रा में हमारे यूपी में कौन सा एक ऐसा लोकेशन है जहां पर आपके भार पाए जाते हैं। आज यूरेनियम की जब बात की जाए तो यूरेनियम का पर्याय हमें बेसिकली देख मिलता है। बिंदु के रूप में देखा जाए तो इसका नाम संबंधित हमें समझ में आता है। कहां से इसका क्रम हमारे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। आज यूरेनियम की जब बात की जाए तो यूरेनियम की संकल्पना हमारे यूपी में कहां पर देख मिलती है। संदर्भों की जब बात की जाए विषय संकल्पना के रूप में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर यूरेनियम की थोड़ी बहुत मात्रा जो आपको दिख मिलती है वो ललितपुर जिले में दिख मिलती है। कहां पर? हमारे यूपी का जो ललितपुर जिला है वहां पर इसकी संकल्पना दिख मिलती है। और ललितपुर आप भी जानते हैं, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो संदर्भ है वो है देवगढ़ का किला। आज देवगढ़ के किले की जब बात की जाए तो देवगढ़ का जो किला है वो बेसिकली आपके इसे ललितपुर जिले में देख मिलता है। इवन इसी ललितपुर की जब बात की जाए तो यहाँ पर आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं दशावतार मंदिर के रूप में। तो दशावतार मंदिर का भी नाम ध्यान रखिएगा, कई बार आपने सुना भी होगा, परीक्षा में पूछा भी गया है। ये भी आपका यहीं से संबंधित है। बताया जाता है कि जब हम गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल के परिप्रेक्ष्य में ये भारत का पहला मंदिर भी माना जाता है। तो भारत का पहला मंदिर गुप्त काल में बनाया गया, जो प्रमुख रूप से आपको दिख मिलता है दशावतार मंदिर। किससे समझे तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये आज भगवान विष्णु की जब बात की जाए तो भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए यह मंदिर आपको दिख मिलता है। नामों की जब बात की जाए तो एक नाम और ध्यान रखिएगा, खास करके जब हम ललितपुर जिले की बात करते हैं तो इसको खासा ध्यान रखिएगा। अपने सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसको बांधों का शहर भी कहते हैं। और बांधों के शहर के अलावा अगर देखा जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, यह तीन ओर से क्या है, खास करके अगर देखा जाए तो ये तीन ओर से आपके मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। किससे? मध्य प्रदेश की जब बात की जाए तो यह तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ आपका एक बेसिक जिला देखने मिलता है, जिसका क्रम हमारी यूपी से संबंधित है। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि अर्जुन बांध नहर यह उत्तर प्रदेश को लाभान्वित करता है, लेकिन यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो अर्जुन बांध नहर से काफी मात्रा में लाभान्वित होता है। बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम खासा ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस परीक्षा 2007 में इसको पूछा गया था। क्या कहा जा रहा है? हमारे यहाँ पर अर्जुन बांध नहर। बेसिकली अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो एक जरूर काम करिएगा कि इस सेशन को लाइक और शेयर भी करिएगा, अपने उन दोस्तों मित्रों के पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करिएगा जो किसी कारण से इस क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं 11 फरवरी जब आपका सुनिश्चित है कि हमें क्या देना है, आरओ एआरओ की परीक्षा को देना है। और आरओ एआरओ परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में आप भी जानते हैं अगर कोई विषय सबसे महत्वपूर्ण है हमारी तैयारी के नजरिए से तो आप भी जानते हैं यूपी जी के, क्योंकि अच्छे खासे प्रश्न आपके इसमें पूछे जाते हैं। पिछले प्रश्न पत्र का अगर हम आधार लें तो आप भी जानते हैं 15 से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ पे आपके 2021 की जब बात की जाए तो उसके प्रश्न पत्र में पूछा गया था और उसके बाद अब आपका ये प्रश्न आपके सम्मुख होगा। वैसे नामों की बात की जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एपीएस के बारे में भी आपने सुना होगा। एपीएस अर्थात जिसको अपर निजी सचिव के रूप में जाना जाता है, खास करके इसके बारे में ध्यान रखिएगा क्योंकि 7 जनवरी का
इसका एग्जाम होना है। और इस एग्जाम की जब बात की जाए तो इस एग्जाम के लिए क्या किया गया है, आपका एडमिट कार्ड की जब बात की जाए तो एडमिट कार्ड आपका आउट हो गया है। तो आप आयोग की वेबसाइट पर जा करके OTR नंबर वगैरह डाल करके अपने एडमिट कार्ड को निकाल सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश में अर्जुन बांध नहर, बेसिक अगर देखा जाए तो इससे लाभान्वित जिला कौन सा है, तो आपने कई बार सुना होगा हमारे यूपी में हमीरपुर जिला। हमीरपुर जिले की जब बात की जाए तो हमीरपुर जिले को खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्या है, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो क्या करता है, अर्जुन बांध नहर से खास करके लाभान्वित होता है। बेसिक अगर देखा जाए तो हमीरपुर जिले को आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि यह काफी फेमस है हस्तनिर्मित जूती के लिए। हस्तनिर्मित जूती की जब बात की जाए तो ये आपका यहाँ का एक विशेष उत्पाद है जो आपके हमीरपुर जिले में प्रमुख रूप से दिख मिलता है। इवन इसे हमीरपुर जिले की जब बात की जाए तो इसी का संदर्भ ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमीरपुर जिले की जब बात की जाए तो यहाँ पे आपने कई बार सुना होगा जब हम बात करते हैं सूर्य मंदिर के बारे में, तो भगवान सूर्य को आधारित करते हुए एक अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया था, खुदाई की गई थी। तो उस दशा में क्या हुआ था, भगवान सूर्य की मूर्ति आपके हमीरपुर में प्राप्त हुई थी। वैसे हमीरपुर की जब बात की जाए तो हमीरपुर का नाम ध्यान रखिएगा, यहां से क्या हो जाता है, अर्जुन बांध का संदर्भ तो है ही है, लेकिन इसके अलावा हमीरपुर को नाम ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी सरकार के माध्यम से क्या किया गया है, जैविक खेती के लिए एक जिले के रूप में चूज किया गया है। वैसे जैविक खेती की बात करते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि आप ध्यान रखिएगा, सिक्किम राज्य का नाम, किसका, सिक्किम राज्य की जब बात की जाए तो सिक्किम राज्य नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिक्किम देश का पहला राज्य होता है जो आपको संबंधित दिख मिलता है। वैसे जैविक खेती के लिए एक संदर्भ ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी के गाजियाबाद का, क्योंकि गाजियाबाद की जब बात की जाए तो गाजियाबाद में क्या है, जैविक खेती के लिए एक शोध संस्थान प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। तो जैविक खेती के लिए एक शोध संस्थान जो है वो कहां पे स्थित है, तो आपके गाजियाबाद में स्थित है। और गाजियाबाद के अलावा अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो जैविक खेती को करता है। बहरहाल राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के परिप्रेक्ष्य उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा कहां पे आपका मिलता है, हमारे यूपी के पर्याय की जब बात की जाए तो हमारे यूपी के पर्याय में इसका नाम बेसिकली आपको नामों को आधारित करते हुए अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक विशेष संदर्भ देख मिलता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा है वह बेसिकली आखिर कहाँ पे आपके मिलते हैं। इन नामों की जब बात की जाए तो इन नामों को हम बेसिकली देख पाते हैं हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में। अगर इसके नाम की बात की जाए तो इसका नाम संबंधित होता है खास करके आपके कानपुर में, आपके झांसी में, आपके उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य में लखनऊ में, या फिर आपके बनारस में। आज नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। किस परिप्रेक्ष्य में, जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के परिप्रेक्ष्य में खास करके उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा कहां से आपको प्राप्त होता है। खासा इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसका नाम किससे संबंधित आपको देखने को मिलता है। नामों की जब बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए खासा यह कानपुर में संबंधित है, या आपके झांसी में संबंधित है, या आपके लखनऊ में, या फिर आपके बनारस में। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए ध्यान रखिएगा ये दोनों जो मिलते हैं वो आपके झांसी के अंतर्गत प्रमुख रूप से मिल जाते हैं। वैसे राजमार्ग की बात की गई है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आपने कई बार सुना होगा राजमार्गों का चौराहा, ये किसे बोला जाता है, तो राजमार्गों का जो चौराहा बोला जाता है वो संयोग से आपके कानपुर को बोला जाता है। कानपुर को हम लोग क्या कहते हैं, राजमार्गों का चौराहा कहते हैं। लेकिन यूपी के परिप्रेक्ष्य अगर हम बात करते हैं राजमार्ग को लेकर के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारा, तो आपके झांसी में प्रमुख रूप से मिलता है। वैसे झांसी की अवस्थिति खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा जब हम सस्य वानिकी शोध संस्थान की बात करते हैं, और सस्य वानिकी शोध संस्थान के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो आपने चारा और चारागाह शोध संस्थान के बारे में भी सुना होगा, यह प्रमुख रूप से यहीं से संबंधित है। वैसे झांसी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में खासा ध्यान रखिएगा, अब तक का सबसे बड़ा जो सौर संयंत्र है वह भी आपका यहाँ पर स्थापित किया गया है। खासा आप भी जानते हैं 600 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। और इसी झांसी का नाम खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं स्ट्रॉबेरी महोत्सव की जब बात की जाए तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव यह आपका यहीं पर आयोजित किया गया। और स्ट्रॉबेरी के अलावा अगर देखा जाए तो आयुर्वेद महोत्सव का नाम ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद महोत्सव जो है वह भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाता है। तो इन सारे नामों को ध्यान रखिएगा झांसी के परिप्रेक्ष्य अगर इसकी बात करी जाए। अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो इन बिंदु को खासा ध्यान रखिएगा झांसी के नाम को लेकर के, क्योंकि झांसी की जब बात की जाए तो झांसी का संदर्भ होता है, आपने रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, तो रानी लक्ष्मीबाई का संबंध इसी नगर से आपको देखने को मिल जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में दो चीज जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि झांसी नगर का जो रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करते हुए रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और इसी तर्ज पर अगर हम देखें तो रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक आपको कृषि
विश्वविद्यालय देख मिलता है, जो खासा आपने कई बार सुना होगा, आपके प्रदेश का एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। वैसे नगर की बात की जाए तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, सन 1613 ईस्वी में क्या किया गया था, इस नगर की स्थापना एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बीर सिंह बुंदेला। क्या नाम था? बीर सिंह बुंदेला। बताया जाता है कि बीर सिंह बुंदेला के द्वारा क्या किया गया था, आधुनिकतम झांसी नगर की स्थापना बेसिक रूप में करी गई थी। क्लियर? आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरता है, इस चीज को बताने की कोशिश करेगा। कौन सा एक ऐसा शहर है जिससे क्या होता है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका नहीं गुजरता है। बेसिक इस नाम की जब बात की जाए तो इस नाम का संबंध है फैजाबाद, आजमगढ़, बस्ती या फिर आपके मऊ के रूप में। वैसे नामों की जब बात की जाए तो खासा आप ध्यान रखिएगा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हम यूपी की अगर बात करें तो यूपी को हम लोग क्या कहते हैं, आज के संदर्भ में तो आप भी जानते हैं, आज यूपी को एक शब्द दिया जाता है एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में। एक्सप्रेस वे प्रदेश। आज एक्सप्रेस वे प्रदेश की जब बात की जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यूपी के अंदर कुल 13 एक्सप्रेस वे आपके बनाए जा रहे हैं। कितने? कुल 13 एक्सप्रेस वे आपके यूपी में बनाए जा रहे हैं। और इन 13 एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा, 6 आपके बन चुके हैं और 7 की जब बात की जाए तो 7 आपके बनाए जा रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इसी कारण से यूपी को हम एक्सप्रेसवे राज्य के रूप में जानते हैं। इस एक्सप्रेसवे राज्य की जब बात की जाए तो उसमें कई बार आपने सुना होगा गंगा एक्सप्रेसवे। आज गंगा एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए, गंगा नदी के किनारे किनारे इसको बनाया जा रहा है। खास करके आपने सुना होगा ये मेरठ से लेकर के आपके प्रयागराज तक विस्तारित है। और इस बिंदु की जब बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई है 594 किलोमीटर और इस कारण से यह यूपी का क्या हो जाता है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाता है। तो अब तक का यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो उसका नाम होता है गंगा एक्सप्रेसवे। जबकि यही प्रगत देखा जाए तो दूसरा नाम आता है किसको लेकर के, हमारी यूपी का सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा जो है उसकी लंबाई है 25 किलोमीटर और इस 25 किलोमीटर लंबाई वाले एक्सप्रेसवे की जब बात की जाए तो उसका नाम क्या है, तो आपने सुना होगा ये आपको नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करते हुए देखने को मिलता है। तो नोएडा से ग्रेटर नोएडा के बीच में जो बनाया गया है आपका एक्सप्रेसवे, वह यूपी का अब तक का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है। वैसे एक्सप्रेसवे के परिपेक्ष में आपको 2-3 चीजें और पता होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर आपने सदैव सुना होगा नितिन गडकरी के बारे में। नितिन गडकरी की जब बात की जाए तो ये क्या है, ये वर्तमान में हमारे सड़क परिवहन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। क्या? सड़क परिवहन मंत्री की जब बात की जाए तो उसके रूप में जाने जाते हैं। सड़क परिवहन मंत्री के अलावा अगर यहीं पर देखा जाए तो नाम किससे संबंधित है, तो नाम की जब बात की जाए तो नाम को आधारित करते हुए खासा ध्यान रखिएगा, सड़क परिवहन मंत्री के अलावा सड़क परिवहन मंत्री के अलावा अगर नामों की बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए खासा ध्यान रखिएगा, सड़क परिवहन मंत्री के अलावा अगर नामों की बात की जाए तो नामों को आधारित करते हुए खासा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नितिन गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री के रूप में जाने जाते हैं,
लेकिन इसके अलावा अगर नामों की बात की जाए तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर कुछ नाम आपने सुने होंगे। जैसे एक नाम सुना होगा आपने प्लास्टिक सड़क के बारे में। तो प्लास्टिक सड़क कहाँ पे बनाई गई है? प्लास्टिक सड़क की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी के अंतर्गत बरेली की जब बात की जाए तो वहां पे बनाया गया है। इसी तर्ज पर अगर हम बात करें तो हमारी यूपी में बोलती सड़क कहाँ बनाई गई है? बोलती सड़क की जब बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा आपके जब हम बात करते हैं लखनऊ, तो लखनऊ में इसको डेवलप किया जा रहा है। इवन आपने नाम सुना होगा सफेद सड़क, ये कहाँ पे बनाई जा रही है? तो यह बनाई जा रही है, पहली तो केरल में बनी थी, लेकिन यूपी का जो बनाया जा रहा है वो कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो आपके गोरखपुर में बनाया जा रहा है। और इसी तर्ज पर एक नाम ध्यान रखिएगा, स्टील सड़क काफी चर्चा में थी। स्टील सड़क की जब बात की जाए तो ये आपने सुना होगा, ये सूरत में बनाई गई है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी हमारे खास करके कह सकते हो कि एक संस्थान है जो सड़क वगैरह बनाती है, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हासिल किया है। खासा आप समझ सकते हो कि केवल 100 घंटे में कितना 100 किलोमीटर की सड़क बनाई। और 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क बना करके इन्होंने क्या किया? वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करने के परिप्रेक्ष्य में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि दिल्ली से मेरठ तक जाने वाला जो एक्सप्रेसवे है उसी के ऊपर इसको डेवलप किया गया है। तो इस चीज को भी खासा ध्यान रखिएगा। बिंदु की जब बात की जाए तो नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को क्या करिए? सुमेलित करिए और सूचियों के परिप्रेक्ष्य में नीचे दिए गए सही उत्तर का यहां पर आंसर करिए। नाम दिया जा रहा है कि नगर है और नगर के साथ यहां पर हवाई अड्डा है। आज हवाई अड्डे की जब बात की जाए तो कौन सा हवाई अड्डा किस एक नगर के परिप्रेक्ष्य में आपको मिलता है? अगर उन नामों की बात की जाए तो नामों को खासा हम यहां पर देख सकते हैं। कौन कौन से नगर हैं जहां पर ये विशेषतः आपके हवाई अड्डे बेसिकली देखने को मिलते हैं? नामों की जब बात की जाए तो ये नाम होते हैं लखनऊ बाबतपुर हवाई अड्डा, बनारस आपके खेरिया हवाई अड्डा, कानपुर आपका अमौसी हवाई अड्डा, और फिर आपका आगरा चकेरी हवाई अड्डे के रूप में। तो इसका संबंध हमें बेसिक देखने को मिलता है। कौन सा लोकेशन और किस एक हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है? निशांत शेखर, रंजीता पटेल। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं। अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जा सके, इस सेशन में जोड़ा जा सके, जो अभी भी किसी पर्याय के कारण यहाँ पर नहीं जुड़ पाए हैं, तो उनके संबंधों को लेकर के हम चर्चा कर पाए। बेसिक हम कहां पे बात करें? सुमेलित करिए। तो देखिए, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर पता है कि लखनऊ का जो हवाई अड्डा है उसे हम अमौसी हवाई अड्डे के रूप में जानते हैं। मिलाने की कोशिश करते हैं। एका-3 कहां पे है? एका-3 यहां नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। एका-3 यहां पर नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा किसके रूप में? जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे खास करके आगरा के हवाई अड्डे को लेकर के, तो आगरा का हवाई अड्डा किस रूप में जाना जाता है? आगरा का हवाई अड्डा कई बार आपने सुना होगा चकेरी हवाई अड्डे के रूप में। तो यहाँ पर अगर संबंधों की बात की जाए तो संबंधों के लिए आगरा का जो हवाई अड्डा है वो आपके खेरिया के हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा? डी का आपका 2 होगा। नहीं, डी का 2 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने कई बार सुना होगा, जैसे बनारस के हवाई अड्डे की बात की जाए तो बनारस का हवाई अड्डा किस रूप में जाना जाता है? ये तो बाबतपुर हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है। तो सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि बनारस का हवाई अड्डा जब बाबतपुर के रूप में जाना जाता है तो बी का 1 कहां पे है? यहां पे तो नहीं है, यहां पर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला क्या होगा? आपका सही हो जाएगा। बाकी संदर्भों की जब बात की जाए तो आप कह सकते हो कि बनारस का बाबतपुर हो जाता है। तो कानपुर की क्या बात होती है? कानपुर का चकेरी होता है। और आगरा में आपने खेरिया हवाई अड्डे का नाम सुन रखा होगा। तो इस तरीके से अगर नामों की बात की जाए तो लखनऊ का हवाई अड्डा अमौसी हवाई अड्डा, जिसको आप कई बार नाम भी देते हैं किसके रूप में? तो इसका नाम होता है चौधरी चरण सिंह के नाम से। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम ध्यान रखिएगा। ये हमारी यूपी का खास करके एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पुनः इसके अलावा अगर देखा जाए तो नामों को ही आधारित करते हुए ध्यान रखिएगा, बनारस का हवाई अड्डा इसे किस रूप में जानते हैं? तो इसका नाम दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पे ये जो हवाई अड्डा है, खासा नाम ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री के नाम से क्या है? यह एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पुनः आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसी बिंदु के आधार पे अगर देखा जाए तो लखनऊ का जैसे आपने देखा चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, आपने बनारस के बारे में देखा कि बनारस का हवाई अड्डा जो है वो क्या है? बनारस का अर्थात बाबतपुर का वो लाल बहादुर शास्त्री के रूप में जाना जाता है। बाकी इसी के साथ ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में आज वर्तमान में कुल 6 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए गए हैं। बेसिक अगर देखा जाए तो इनके संदर्भ क्या हो जाएंगे? तो इनके नाम आपको प्रमुख रूप से मिलते हैं। जैसे आपका कानपुर की बात करें, आपके बनारस का हवाई अड्डा, बनारस में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा आपके लखनऊ में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लेकिन यही पर ध्यान रखिएगा, एक हवाई अड्डा आपके कुशीनगर में बनाया गया है, तो कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुशीनगर के बाद आपने सुना होगा जब हम बात करते हैं जेवर, जिसे हम ताज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जानते हैं, नोएडा में इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है।
इसके अलावा आपने नाम सुना होगा अभी आपके अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये पूर्व में हमारे यहाँ पर 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे थे, लेकिन एक अभी आपका नया बनाया जा रहा है, और उस नए की जब बात की जाए तो उसका नाम कहाँ पे होगा, वह आपके उन्नाव जिले में बनाया जाएगा। और खास करके आपने सुना होगा इसका नाम भी रखा गया है किसके नाम पे, चंद्रशेखर आजाद के नाम पे। तो चंद्रशेखर आजाद का नाम ध्यान रखिएगा, जिनको हम परिपेज के रूप में जानते हैं, खास करके उन्नाव जिले से इनका संबंध था। तो नवाबगंज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में उन्नाव में यह आपका स्थापित किया जाएगा। तो आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में कुछ आपके नए नए हवाई अड्डों का निर्माण कार्य विशेषतः किया जा रहा है। वैसे यूपी के परिप्रेक्ष्य में नाम ध्यान रखिएगा, एक विशेष नाम काफी चर्चा में था, झांसी का हवाई अड्डा। झांसी में जो हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, अगर उसकी बात की जाए तो झांसी के पास एक लोकेशन पड़ता है चित्रकूट। तो चित्रकूट में क्या खास बात है, तो चित्रकूट का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि चित्रकूट में एक नाम आपने सुना होगा टेबल टॉप एयरपोर्ट के रूप में। तो टेबल टॉप एयरपोर्ट अभी आपका क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। तो ये कहां पे होगा, तो ये आपके चित्रकूट में डेवलप किया जा रहा है। वैसे नामों की बात की जाए तो एयरपोर्ट के लिए खास करके आपने नाम सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं आपके हमारे यूपी में बनारस का नाम। तो बनारस के हवाई अड्डे को हम किस रूप में जानते हैं, बनारस का हवाई अड्डा। खासा ध्यान रखिएगा, ये अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसके माध्यम से ये देखा जाता है कि कौन सा हवाई अड्डा काफी अच्छा है या फिर कौन सा हवाई अड्डा काफी बेकार है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का जो एक हवाई अड्डे का पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो बनारस के हवाई अड्डे को प्राप्त हुआ है। इवन लखनऊ का हवाई अड्डा खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि लखनऊ के हवाई अड्डे की जब बात की जाए तो यहां से अभी पहली बार कार्गो सेवा का संचालन किया गया है। कार्गो सेवा मतलब आप ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर जब हम बात करते हैं, एक तो सिविलियन आपने देखा होगा जहां पे लोगों की आवाजाही होती है, लेकिन एक होता है जहां पे सामानों को, पैक्ड जो सामान होते हैं, रेलवे के द्वारा माल वाहन होता है। तो उसी तरीके से हवाई जहाज के माध्यम से भी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, उसको हम कार्गो सेवा के रूप में जानते हैं। तो पहली बार ये आपके लखनऊ हवाई अड्डे से चालू किया गया है। क्लियर। आगे की बात करते हैं, बॉक्साइट एक अयस्क है। बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट नाम का एक अयस्क हमें देखने को मिलता है, और इस अयस्क की जब बात की जाए तो इस अयस्क की संकल्पना हमें बेसिक देख मिलता है कि इसमें लोहे का, एल्युमिनियम का, तांबे का या फिर आपके सोने का। और बेसिक अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो इतना जरूर काम करेगा कि इस सेशन को लाइक करने के साथ ही साथ अपने दोस्तों मित्रों के पास भी इसे साझा करेगा, और चैनल पे अगर नए होंगे तो विशुद्ध रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि नए नए जो अपडेट होते हैं या जो आपकी यूपीजी की इससे संबंधित क्लासेज होती हैं या आने वाले दिनों में और भी जो क्लासेज हैं वो पूरी तरीके से यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। पर्याय की जब बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, यहाँ पे नाम होगा बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में आपने कई बार सुना होगा। अगर इस तत्व की बात की जाए तो इस तत्व का संबंध हमें देखने को मिलता है किस परिपेक्ष में, अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम हमें विशुद्ध रूप से देखने को मिलता है। बॉक्साइट की जब बात की जाए तो बॉक्साइट का संदर्भ किससे है, तो बॉक्साइट के बारे में आपने कई बार सुना होगा। हमारे यहाँ पर एक तत्व होता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की जब बात की जाए, एल्युमिनियम अर्थात Al, अगर इसकी बात की जाए तो इसका क्या होता है, यह एक अयस्क पाया जाता है। और बेसिक आपने इसी कारण से सुना होगा, हमारी यूपी की जब बात की जाए तो जो दक्षिण का कुछ लोकेशन है वहां पे क्या होता है, सोनभद्र वगैरह लोकेशन, तो वहां पे थोड़ी बहुत मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है। और इसी बॉक्साइट से फिर हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पर सोनभद्र के लोकेशन में ही आप कह सकते हो कि एल्यूमिनियम का उत्पादन करते हैं। एल्यूमिनियम की जब बात की जाए तो इसके लिए आपने कई बार एक नाम सुना होगा। हमारे यहाँ पर एक संस्था भी है जिसको नाम दिया जाता है हिंडाल्को। क्या कहते हैं, हिंडाल्को। तो हिंडाल्को नाम की जब बात की जाए तो ये नाम इसी से निकल के आता है। आप देख भी सकते हैं, जैसे ये नाम होता है हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान, Al का मतलब होता है एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम की जब बात की जाए तो एल्युमिनियम, और फिर CO का मतलब होता है कारपोरेशन। तो इस तरीके से खासा ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन लिमिटेड की जब बात की जाए तो ये संस्थान कहाँ पे सम्मिलित होता है, तो ये संस्थान आपके हिंडाल्को के रूप में खास करके अगर देखा जाए तो यह नाम आपको प्रमुख रूप से देख मिलता है कहाँ पे, हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में जब हम सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र का नाम खासा ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिंडाल्को नाम का संयंत्र है। इवन आपने यहाँ पे एक नाम और सुना होगा किसके रूप में, यहीं पे अगर देखा जाए तो आपने एक सिंगरौली नाम का लोकेशन सुना होगा। सिंगरौली की जब बात की जाए तो सिंगरौली में क्या होता है, सिंगरौली में आपने कई बार सुना होगा, यहाँ पे ताप विद्युत संयंत्र आपका लगाया गया है। और ताप विद्युत संयंत्र के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपने नाम भी सुना होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कोयले की प्राप्ति होती है। तो आप भी जानते हैं हमारे देश में, मतलब भारत की जब बात की जाए तो भारत के लोकेशन में जो बिजली उत्पादन किया जाता है वो तो बड़े बड़े बांध बना के, लेकिन ऐसे ही तो कोई विशेष नदी नहीं है। तो उस दशा में हम क्या करते हैं, कोयले को जला करके हम अपने यहाँ पे बिजली बनाते हैं। तो कोयले को जला करके ताप विद्युत उत्पादन करने का संदर्भ आपके सिंगरौली में दिख मिलता है। तो खासा इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। बाकी एक लोकेशन और ध्यान रखिएगा, रेणुकूट, कई बार आपने सुना होगा, ये भी आपके इसी सोनभद्र जिले से संबंधित है। ठीक है, तो एल्युमिनियम के अयस्क का नाम ध्यान रखिएगा जो आपके बॉक्साइट के रूप में देखने को मिल जाता है। क्लियर। आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कांसा।
आज कांसा की जब बात की जाए तो कांसा एक मिक्स धातु के रूप में जाना जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तांबा और टिन के रूप में, तांबा और चांदी के रूप में, तांबा और जस्ता के रूप में, तांबा और सीसा के रूप में। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध किस रूप में होता है? हमारे यहाँ पर कांसा एक मिश्र धातु है। कांसे की जब बात की जाए तो कांसे का संबंध हमें देखने को मिल जाता है। कांसा तांबा और टिन का, तांबा और चांदी का, तांबा और जस्ते का, तांबा और शीशे का। किसके नाम से इसका संबंध आपको देखने को मिल जाता है? बेसिक निशान सागर, रंजीता पटेल, अंकिता सिंह, कई सारे संदर्भों में आप कह सकते हो मोहित सर के दीवाने भी, ठीक है, इटावा से जुड़े हैं। तो कई सारे क्रम जो आपको यहाँ पर देख मिलते हैं। खास करके अगर बिंदुओं की बात की जाए तो आप सब लोगों का एक ही पर्याय होना चाहिए कि अगर आप विशुद्ध रूप से इस क्लास में जुड़े हैं तो इस क्लास को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करने की कोशिश करिए, ताकि उन लोगों को भी क्या किया जा सके, इस सेशन में जोड़ा जा सके। आज कांसा की जब बात की जाए तो कांसा का संबंध हमें देखने को मिलता है। खासा, अब इस बिंदु की बात की जाए तो इसका संबंध किससे होगा? तो यहाँ पे नामों की जब बात की जाए तो ए बी सी डी, इस परिपेक्ष पे क्या नाम होगा? तांबा और टिन, तांबा और चांदी, तांबा और जस्ता, तांबा और सीसा। कांसा, कांसा के बारे में आपने सदैव सुना होगा, हमारे घरों में प्रयोग किया जाता है। हालांकि उतना तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन आपने इसके बारे में कई बार सुना होगा कि घरों में तो ज़्यादा ना प्रयोग होता है, लेकिन एक नाम आपने जरूर सुना होगा, मेडल। तो कई बार ब्रॉन्ज मेडल का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल की जब बात की जाए तो इसके बारे में आपने सुना होगा। तो कांस्य पदक की जब बात की जाए तो कांस्य पदक जो होता है वो इसी से बना होता है। क्योंकि मेडल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वर्ण पदक, आपका गोल्ड मेडल, एक होता है आपका चांदी वाला जिसको हम सिल्वर मेडल की बात करते हैं, और एक नाम होता है कांसा से संबंधित, ठीक है। तो ये तीन तत्व आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसका नाम किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। अनिल यादव जी, आप बहुत दिन से खोज रहे थे, मिल गए आपको, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो। अब एक काम जरूर करिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको हम केवल यहीं पर मिलेंगे, ठीक है। पहला काम कर लीजिएगा। दूसरा काम क्या करना है कि आपको खास करके इस चैनल को और भी अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करना है, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि ये जो यूपीजीके वाली क्लास होती है वो कहीं नहीं यहीं पर होती है, ठीक है। यहाँ पर हम किसकी बात करें? यहाँ पर हम खास करके अगर देखा जाए तो इसका संबंध किससे होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक के रूप में आपने कई बार सुना होगा तांबा और टिन का नाम। किसका? तांबा और टिन की जब बात की जाए तो उसका नाम खासा ध्यान रखिएगा, ये कांसे के मिश्र धातु के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, डेली क्लास होती है, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक तो होती है अभी वर्तमान जो चल रही है वो 6 बजे से चलती है। खासा आप भी जानते हैं ये पूरी तरीके से आरओ एआरओ के ऊपर आधारित होती है। और इसके अलावा एक क्लास जो होती है वो आपके 9 बजे होती है, जो पूरी तरीके से यूपी जीके के संबंध में आपको देख मिलती है। आने वाले दिनों में और भी आपकी क्लासेज का विस्तार आपको देख मिलेगा, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी केवल आपकी क्या हो रही है, केवल 2 क्लासेज चल पा रही हैं। समय के अनुरूप आगे क्या पूरा प्रावधान है और कोशिश हो कि इसको भी क्या किया जाए और विस्तारित करने की बात की जाए, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तांबा और टिन की जब बात की जाए तो उसका संदर्भ किससे होता है? कांसा के परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की बात करते हैं, एक नाम आता है हिंडाल्को आपका स्थापित है। अब हिंडाल्को के रूप में कोई शंका तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध किससे होगा? तो अभी हमने पीछे चर्चा भी किया था, कहां से संबंधित है? तो ये आपके रेणुकूट में देखने को मिल जाता है। रेणुकूट कहां से संबंधित है? तो रेणुकूट जो है वो आपके सोनभद्र जिले से संबंधित है, ठीक है। तो सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र में रेणुकूट नाम का लोकेशन है, जहां पे हिंडाल्को नाम का संयंत्र है। क्योंकि आप भी जानते हैं, अभी हमने चर्चा किया, बॉक्साइट तत्व की खास करके यहाँ पर थोड़ी मात्रा पाई जाती है। और इसी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, एल्यूमिनियम की जब बात की जाए तो एल्यूमिनियम नाम का जो एक तत्व होता है वह बेसिकली यहाँ से आपका उत्पादित किया जाता है। मोदी नगर का नाम हमारे मेरठ से संबंधित है। अगर इसकी बात की जाए तो ये थोड़ा सा लोकेशन जो है वो मेरठ और गाजियाबाद से संबंधित होता है। और ये बेसिकली एक आप कह सकते हो कि इंडस्ट्रियल जोन है। क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है। और औद्योगिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य आपने कई सारे नाम देखे होंगे। जैसे इसी मोदी नगर की बात की जाए तो बताया जाता है हमारे यूपी का जो एक मात्र कृत्रिम रबड़ कारखाना है वह आपको यहां पर दिख मिलता है। तो कृत्रिम रबड़ की जब बात की जाए तो कृत्रिम रबड़ कारखाना यह बेसिक यहां पे आपको दिख मिलता है। इसी मेरठ मोदी नगर की जब बात की जाए तो इसी लोकेशन में आपने सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं सरदार पटेल के रूप में। तो सरदार पटेल के रूप में खासा नाम ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी का एक कृषि विश्वविद्यालय है, खास करके सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय। तो कई बार आपको कंफ्यूज भी करता है गाजियाबाद में, मेरठ में। तो ध्यान रखिएगा ये मेरठ का जो हिस्सा है मोदी नगर वाला, वहां पर सरदार पटेल के नाम से यह कृषि कॉलेज आपको दिख मिलता है। क्योंकि कृषि कॉलेज है तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर कृषि सहायक यंत्र जो होते हैं
ये भी कई बार पूछा गया है। तो कृषि सहायक जो यंत्र होते हैं वो कहाँ पे बनाया जाता है, तो इसका भी नाम ध्यान रखिएगा। ये प्रमुख रूप से आपके मोदी नगर में बनाया जाता है। तो मोदी नगर का नाम ध्यान रखिएगा, मेरठ गाजियाबाद से संबंधित एक औद्योगिक क्षेत्र है, नाम से पता चल रहा है, जहां पे विभिन्न प्रकार के आपके उद्योग स्थापित किए गए हैं। तो वह क्षेत्र आपको मिलता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में कृत्रिम रबड़ हो गया, सरदार पटेल का कृषि विश्वविद्यालय हो गया, या फिर कृषि सहायक यंत्र हो गए, इवन आप कह सकते हो थोड़ी बहुत मात्रा में खेलकूद से संबंधित जो सामान वगैरह होते हैं वो प्रमुख रूप से यहाँ पे बनाए जाते हैं। और गोंडा की बात की जाए तो गोंडा तो ऐसा कोई नाम चर्चा में नहीं है। हाँ, गोंडा का नाम एक जरूर चर्चा में, ध्यान रखिएगा। अभी आपने नाम सुना होगा मनकापुर। तो मनकापुर का नाम किससे संबंधित है, तो मनकापुर में आपने सुना होगा यहाँ पे जो टेलीफोन नहीं होते थे पुराने समय में, तो पुराने समय में जो टेलीफोन आते थे उसके कल पुर्जे होते थे, जैसे स्पीकर, उसके डायलिंग बटन या ऐसी छोटी मोटी चीजें। तो उनके टेलीफोन के क्या होते थे, टेलीफोन के जो पुर्जे होते थे, पुराने फोन, आपके वाले नहीं, मोबाइल वाले नहीं, जो चोंगा वाला फोन आता था उठा करके आप बतियाते थे, तो टेलीफोन के पुर्जे आपके हमारे यूपी में 3 जगह बनाए जाते थे। एक तो आपका मनकापुर में बनता था, एक आपके नैनी प्रयागराज में बनता था, और एक नाम ध्यान रखिएगा, खास करके आपने कई बार सुना होगा, लाल बरेली की जब बात की जाए तो वहां पर आपको देखने को मिल जाता है। बहरहाल, इसके अलावा अगर देखा जाए तो रॉबर्ट्सगंज, रॉबर्ट्सगंज किस लिए फेमस है, तो रॉबर्ट्सगंज कुछ नहीं फेमस है, ये सोनभद्र जिले का क्या है, आप कह सकते हो कि ये सोनभद्र जिले का मुख्यालय है। ठीक है, तो सोनभद्र जिले का ये मुख्यालय आपको देख मिलता है रॉबर्ट्सगंज। क्या नाम है, रॉबर्ट्सगंज की जब बात की जाए तो ये सोनभद्र जिले का मुख्यालय प्रमुख रूप से देख मिलता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो तांबा और टिन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसको लेकर के, हिंडाल्को जो एल्युमिनियम उत्पादन के लिए जाना जाता है, यह आपके रेणुकूट नाम के लोकेशन से संबंधित है। कहा जाता है कि सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है, सही कूट का चयन करिए, मतलब इसमें से सही का आंसर बताइए, कौन कौन से तत्व यहां पर आपके पाए जाते हैं। सोनभद्र की जब बात की जाए तो सोनभद्र में कौन कौन से तत्व आपके पाए जाते हैं। आज सोनभद्र की जब बात की जाए तो इसका नाम काफी फेमस हो जाता है। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संदर्भ प्रमुख रूप से होता है। ठीक है, अभी तो क्लास सही चल रही है ना, ये भगवान नजर ना लगे। ठीक है, का ही कहा जाए, इंटरनेट का जमाना है और इंटरनेट क्या करता है, धोखा दे देता है। ठीक है, इसके लिए तो एक ही शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, तेरा नाम धोखा रख दूं, है नाराज ना होगे का। बहरहाल, यहाँ पर हम किसकी बात करें, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो सोनभद्र नाम का जिला है, सोनभद्र जिले में कौन कौन से तत्व आपके पाए जाते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हम खनिज की बात करते हैं तो हमारा यूपी जो है वह खनिज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निम्न मध्यम श्रेणी का खनिज, क्या कहते हैं, निम्न मध्यम श्रेणी के खनिज राज्यों में क्या होता है, इसका नाम आता है। तो निम्न मध्यम श्रेणी के खनिज राज्यों में इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। अब इस बिंदु की जब बात की जाए तो इस बिंदु के लिए खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यूपी के जो दक्षिण क्षेत्र के खास करके कुछ ऐसे 12 जिले हैं जहां पर थोड़ी बहुत मात्रा में खनिज पाया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता है, थोड़ी बहुत मात्रा में खनिज पाया जाता है। अब इस खनिजों की जब बात की जाए तो इनमें से कौन कौन सा तत्व हमारे यूपी के सोनभद्र में पाया जाता है। देखिए, हमें कुछ नहीं पता, एक चीज जरूर पता है, यूरेनियम नाम का तत्व अभी हमने बताया था ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम की जो एकमात्र संकल्पना है वो आपके ललितपुर में पाया जाता है, बाकी और कहीं पर नहीं पाया जाता है। तो इस दशा में अगर देखा जाए तो यूरेनियम अर्थात एक वाला ऑप्शन आपके सोनभद्र से संबंधित नहीं है। तो एक यहाँ पे है, इसका मतलब ये गलत हो गया, एक यहाँ पे भी है, ये भी गलत हो गया, एक यहाँ पे भी है, ये भी गलत हो गया। तो एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हुए आप 2, 3, 4 इस आंसर को कर सकते हैं। पाइराइट, एल्डोसाइट और डोलोमाइट, इन सब की जब बात की जाए तो ये प्रमुख रूप से आपके सोनभद्र में पाए जाते हैं। एक ऑप्शन से ये आपका क्या हो गया, सबका कहानी खत्म। ठीक है, तो यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है, ये सोनभद्र में नहीं पाया जाता है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अंकिता सिंह कह रही है यूपी जनजाति जनगणना नगरीकरण। ठीक है, परेशान मत होइए गुरु। ठीक है, आपके लक्ष्य को हम पूरी तरीके से जानते हैं। ठीक है, और हमने अगर दौड़ की पदवी प्राप्त करने की कोशिश की है ना, तो हमें पता है कि अर्जुन को किस किस लक्ष्य को भेदना है और किस तरीके से उसको कितने प्रकार की शिक्षाओं से आच्छादित करनी है। और परेशान मत होइए, बस समय की देरी थी, थोड़ा सा व्यस्तता था, इस कारण से हम कुछ कह ना पाए, बार बार आपसे अनाउंस ही करते थे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब कर दिखाने की संकल्पना है। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, हमारी जो संकल्पनाओं का एक आधार है, हमें लगता है कि मंडे से आपको सारी चीज़ें व्यवस्थित क्रम में आपको देखने मिल जाएंगी। ठीक है, अभी अनाउंस कुछ ना करेंगे, क्यों, क्योंकि फिर भाई समस्या प्रकृति जननी है, ऐसा तो है ना कि हमारी कोई उसमें संकल्पना होती है या फिर कोई हमारा सहयोग होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में अभी तो कुछ कहेंगे ना, लेकिन ये हमारी पूरी कोशिश है कि शायद मंडे से इस चीज़ को हम दुरुस्त कर ले और फिर आपको मंडे से जैसी जैसी चीज़ें हमने पूर्व में बताई हैं उन सब चीज़ों को करेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ हमारा है, बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जो चीज़ करते हैं ना वो ठोस करके जाते हैं, ये हमें बिल्कुल पता है। हाँ, थोड़ी सी कमी हमारी ज़रूर रही, तो अब उस चीज़ को लिए हम क्या ही कहें
क्योंकि पिछले संडे को हमने बोला था थ्योरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और अचानक से काम आ गया, फिर काहे कहा जाए। लेकिन हाँ, ये हमारी पूरी कोशिश है कि अब की बार जो मंडे का क्लास होगा वो एक थ्योरी के ऊपर ही आधारित होगा। और बाकी इन सब चीज़ों के लिए तो हमने पूर्व में बताया था, और फिर से आपको बता दें कि हम बहुत लंबी क्लास नहीं करने वाले हैं। ये ज़रूर आपसे बताया था कि छोटे-छोटे सेशन के माध्यम से आपके जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको आपको दे देंगे, ये बात सत्य है। और उसे जल्द ही हम करने की कोशिश करेंगे, एक-एक टॉपिक एक-एक दिवस में ख़त्म करते जाएँ, जैसे जनजाति, मेला, त्योहार, ये सारी चीज़ें, ताकि उसको आप पढ़ें और इधर आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। मतलब यूपी में आपको कहीं से कोई संदेह ना हो। हम बार-बार कहते हैं कि अगर 10 प्रश्नों की श्रृंखला है तो उसमें 9 प्रश्न की गारंटी हम बिल्कुल लेते हैं। एक आयोग जो कि पागल आयोग है, का ही पूछ ले, का भरोसा, उसके बारे में हम ना कहते हैं, लेकिन एक प्रश्न छोड़ करके 9 प्रश्न की गारंटी हम इतना आपको प्रैक्टिस, इतना आपका आधार व्यवस्थित करके जाएँगे। ठीक है, बहरहाल आगे की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि लाल मिट्टी हमारी यूपी के परिप्रेक्ष्य में पाई जाती है। आज लाल मिट्टी की जब बात की जाए तो लाल मिट्टी का पर्याय हमारी यूपी में देखने को मिलता है। इस लाल मिट्टी की जब बात की जाए तो खासा ध्यान रखिएगा। पुनः आप देख सकते हैं आरओ की जो स्पेशल और मेंस परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इस बिंदु की जब बात की जाए तो ये कहाँ से संबंधित है? आपके आगरा मथुरा के अंतर्गत, आपके एटा मैनपुरी के अंतर्गत, आपके मिर्जापुर झांसी में, आपके सीतापुर और बाराबंकी के अंतर्गत। देखिए, अगर हम मिट्टी की बात करें बनावट के आधार पे, तो वैसे तो आपने देखा भी होगा कि हमारी यूपी में जो मृदा का एक विशेष प्रकार पाया जाता है। यूपी में मृदा प्रकार जो है वो कुल मिला के 8 प्रकार की पाई जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लेकिन अब अगर हम बनावट के आधार पे बात करें तो बनावट के आधार पे ये हमारा यूपी होता है। तो इस यूपी के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, ये जो लोकेशन है जो हिमालय की तलहटी में स्थित है, तो यहाँ पे आपने सुना होगा किसके रूप में? भांवर एवं तराई क्षेत्र के रूप में। तो भांवर एवं तराई क्षेत्र में विशेष जो मिट्टी पाई जाती है वह कौन सी होती है? तो भांवर में आपने सुना होगा यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो कंकड़ पत्थर वाली होती है। ठीक है, ये कंकड़ पत्थर वाली मिट्टी होती है, मतलब पानी रोकने की क्षमता इसकी बराबर ना होती है, क्योंकि पहाड़ के टूटने के कारण ये मिट्टी बनती है। लेकिन ये मिट्टी जब और आगे जाती है, आपस में और टकराव होता है, तो ये और बारीक कण बन जाती है। तो आप कह सकते हो ये महीन कण हो जाती है। और महीन कण के परिप्रेक्ष्य आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि अब इससे क्या हो जाएगा, इसमें पानी रोकने की क्षमता अच्छी खासी हो जाएगी, तो ये दलदल हो जाती है। और दलदल में एक बड़ी महत्वपूर्ण बीमारी भी आपको दिख मिलता है, क्योंकि दलदल क्षेत्र में क्या होता है, मच्छर पैदा होते हैं, और मच्छर पैदा होने के कारण से आपने कई बार सुना होगा कि डेंगू, मलेरिया, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, इन सब की जब बात की जाए तो ये खासा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस दलदल के कारण। ये क्वेश्चन एक बार आपकी परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि दलदल होता है तो गोरखपुर का जो रीजन है वहां पे मच्छर जनित बीमारियां आपको अच्छी खासी मात्रा में दिख मिलती हैं। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, पुरुष मच्छर नहीं काटते हैं, केवल महिला मच्छर काटती हैं। खून चूसने का काम केवल महिलाएं करती हैं। तो दलदल के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखिएगा मलेरिया, जो आपके यहाँ से समेत है तराई लोकेशन से। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारी यूपी का ये जो क्षेत्र होता है ये पठार क्षेत्र होता है। अब पठार की जब बात की जाए तो यहाँ पर जो मिट्टी होगी वो पठार के टूट फूट के कारण बनती है। चूंकि सूखा क्षेत्र होता है, बहुत ज्यादा बरसात वगैरह नहीं होती, तो लाल प्रकार की मिट्टी, बलुई मृदा यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको मिलती है, जो ना तो उपजाऊ है ना तो बहुत ज्यादा कह सकते हो अच्छी प्रकार की मिट्टी है। ये जो बीच का क्षेत्र होता है, अगर बीच के क्षेत्र की बात की जाए तो बीच के क्षेत्र में कई सारी नदियां आती हैं और नदियां अपने साथ मिट्टी लेकर के आती हैं। तो इस मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इस मिट्टी को हम सामान्य शब्द में क्या कहते हैं, दोमट मृदा के रूप में जानते हैं। दोमट मृदा, और दोमट मृदा के रूप में एक नाम और ध्यान रखिएगा, इसको जलोढ़ मृदा के रूप में भी जाना जाता है। जलोढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जल के साथ होती है। भाई नदी के साथ है तो इसमें थोड़ी बहुत नमी तो होती है, तो इसी कारण से इसको जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। और दोमट क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोमट की संकल्पना जो होती है नदी के साथ आई हुई नई प्रकार की मिट्टी होती है। आज यूपी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो करीब करीब 43% हिस्सेदारी इस मिट्टी का होता है, और यूपी का सबसे ज्यादा भाग जो होता है वो इस मिट्टी के परिप्रेक्ष्य में दिख मिलता है। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी की जब बात की जाए तो जो इस मिट्टी में नई मिट्टी होती है, नई मतलब जो कह सकते हो कि नदी आई तो नदी के साथ मिट्टी आ गई, तो वह नई मिट्टी जो होती है उसको हम किस रूप में जानते हैं? उसको हम नाम देते हैं खादर। खादर आपने कई बार नाम सुना होगा, सीधे शब्दों से याद रखिएगा खाद। खाद आप भी जानते हैं फर्टिलाइजर, अर्थात इस मिट्टी की खासियत क्या होती है कि उपजाऊपन अच्छा होगा, नई मिट्टी है। लेकिन इसी मिट्टी में कई बार आपने देखा होगा कि बाढ़ आई, बाढ़ आने की दशा में मिट्टी बहुत दूर तक चली गई, लेकिन अब वह मिट्टी वापस तो आएगी नहीं, तो वहां पर वो मिट्टी जमी रही। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार हमने खेती की तो मिट्टी की उपजाऊपन कम हो गई। तो इस दशा में यहां पर जो पुरानी मिट्टी हो जाती है, नदी के द्वारा हिलाई गई, तो उस पुरानी मिट्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं बांगर। तो आप इसे रिलेट करिएगा बांगर और खादर। बांगर का नाम बांझ से याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके जो बांझ पशु होते हैं वो कोई बच्चा नहीं जनते हैं, तो उस दशा में बांगर जो होता है उसमें भी अच्छा फसल उत्पादन नहीं होता है। खादर जो होता है उसमें क्या होता है? अच्छी फसल की उत्पादन होती है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है बांगर और खादर के रूप में। तो मध्य क्षेत्र में बांगर खादर जलोढ़ मृदा, पठारी क्षेत्र
में आपके लाल बोली मिट्टी और भावर तराई में कंकड़ पत्थर और महीन कण पाए जाते हैं। लेकिन बनावट के आधार पर कुल 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब उसी 8 मिट्टी की जब बात की जाए तो लाल मिट्टी कहां पाई जाती है? लाल मिट्टी खासा ध्यान रखिएगा, ये पत्थर के टूट फूट से बनेगी और ऐसे लोकेशन में बनेगी जहां पर क्या होगा, शुष्क एरिया होगा। तो आज नाम की बात की जाए तो ये खासा ध्यान रखिएगा, ये नाम होता है आपके मिर्जापुर और झांसी से। क्योंकि झांसी वगैरह की जब बात की जाए तो इस अवस्थिति का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये दक्षिण के पठार से संबंधित है। झांसी यहां पर कहीं स्थित है और मिर्जापुर की जब बात की जाए तो मिर्जापुर कहीं यहां पर अवस्थित है। तो इस पठारी क्षेत्र में क्या हो जाता है, ये मिर्जापुर और झांसी के लोकेशन की जब बात की जाए तो यहाँ पे लाल मिट्टी प्रमुख रूप से आपको देखने को मिल जाती है। होता क्या है कि उसी पठार या पहाड़ के टूट फूट के कारण ये बनती है। खासा इसमें जल की मात्रा भी बहुत कम ही होती है और ये पूरी तरीके से कह सकते हो कि कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ होने के नाते आपने कई बार सुना होगा कि यहां पर क्या होता है, विशेषतः जो मोटे अनाज वाली फसल होती है उस मोटे अनाज वाली फसलों का उत्पादन प्रमुख रूप से किया जाता है। तो मोटे अनाज वाली फसलों के रूप में इसका नाम बेसिक देखने को मिल जाता है। क्लियर? आगे की जब बात की जाए तो एक नाम आता है कि उत्तर प्रदेश के जिलों की परिप्रेक्ष्य में उत्तर से दक्षिण का एक सही अनुक्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण जिलों की जब बात की जाए तो उसका एक सही अनुक्रम बताइए। और इस नाम की जब बात की जाए तो यह नाम है संत कबीरनगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, भदोही, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, अंबेडकर नगर, भदोही, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, भदोही, संत कबीरनगर, भदोही, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर या फिर आपके अंबेडकर नगर। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी के पर्याय में इसका संदर्भ आपको देखने को मिलता है। देखते हैं अगर कोई मैप होगा तो वो आपको थोड़ा सा ये आसान लगेगा, बाकी भगवान करे एक मैप मिल जाए, ठीक है? क्योंकि मैप से क्या होगा, आप उसे रिलेट कर पाएंगे कौन सा जिला कहाँ पे स्थित है। आंसर करते रहिए, आंसर करते रहिए, आपको शायद मैप 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 तो दिख ही ना रहा है। यूपी का मैप, अरे भाई यूपी के मैप, तमाशा ना करो, मैप दिखा दो। अच्छा रुक जाओ एक मिनट, मैप डाउनलोड ही कर लेते हैं। यूपी अरे हो जाओ डाउनलोड, तमाशा ना करो, लड़का लोग इंतजार कर रहे हैं तो तुम परहेज करें। ओके ओके ओके, ये को मैप ना मिल रहा है, बताओ यही है, जब जरूरत होती है ना तो कोई चीज़ यार जल्दी मिलता है ना। कौन सा मैप लगाएं तो दिखेगा है ना। ओ भगवान, ओ भगवान, आज भैया एक ठो मैप आ जाओ, कहीं तमाशा किया हो। पीएनजी पीएनजी सब, चलो देखते हैं, अगर आ जाए तो सही है। ये आ गया, ठीक है, चलो ये यहाँ से हम देखने की कोशिश करते हैं। हमारे बताने का मंतव्य क्या था यहाँ, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा देखें, गौरव कटियार, अच्छा हाँ बिल्कुल, अब इसी के परिपेक्ष में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहीं से आपका क्या होगा, खास करके आपकी सारी क्लासेज होंगी, तो आप परेशान मत होइए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे थे, तो हम जिले को थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं।
क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा विलंब हुआ। देखिए सिद्धार्थनगर जिले की जब बात की जाए तो सिद्धार्थनगर कहाँ पे स्थित है, सिद्धार्थनगर ये रहा। सिद्धार्थनगर के बाद कौन सा है, संत कबीर नगर है, ठीक है, सिद्धार्थनगर संत कबीर नगर। फिर कहा इसने अंबेडकर नगर, तो अंबेडकर नगर यहाँ पे है। और अंबेडकर नगर के बाद क्या होगा, भदोही, तो भदोही यहाँ पर संबंधित है, खास करके जिसको हम कभी संत रविदास नगर के रूप में जानते थे। तो इसने क्या कहा है, इसने कहा कि उत्तर से दक्षिण की तरफ जाइए, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाएंगे तो संत कबीर नगर तो पहले आएगा नहीं, ठीक है, हम नीचे से करते हैं, भदोही, भदोही पहले नहीं आएगा, अंबेडकर नगर बीच में है, सिद्धार्थ नगर ऊपर है, संत कबीर नगर पहले नहीं। तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और फिर आपका भदोही। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो दक्षिण वाला जो क्रम होगा वह इस क्रम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो सिद्धार्थ नगर पहले होगा, संत कबीर नगर, देखो याद तो हमें भी था, लेकिन अब वही था कि अगर मैप से देख लिया ना तो थोड़ा सा और क्लियरेंस मिल गया, ठीक है। तो अगर इस बिंदु की बात की जाए तो इस बिंदु को आप खासा देख सकते हैं। बाकी कोई समस्या है तो उसे भी बताने की कोशिश करें, ठीक है। इस बिंदु को लेकर के अगर कोई समस्या है तो उसे भी बताने की कोशिश करें, नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बताइएगा एक बार फिर से भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे। अब बताइए उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल की जब बात की जाए तो उसके दृष्टिकोण से आरोही क्रम क्या होगा। भौगोलिक दृष्टिकोण मतलब आप कह सकते हो कि जब हम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला इसमें क्या होगा, टॉप लेवल पे होगा, और कौन सा जिला क्या होगा आपका क्षेत्रफल के अनुसार छोटा होगा। देखिए क्षेत्रफल तो हमने कई बार पढ़ रखा है, क्या कि हमारी यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा 7.33% एरिया क्या करता है, हमारे यूपी धारित करता है। कई बार आपने सुना होगा हमारी यूपी का जो लखीमपुर खीरी नाम का जिला है यह यूपी का सबसे बड़ा है। और सबसे बड़े के अलावा अगर देखा जाए तो सबसे छोटे के बारे में आपने सुना होगा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है हापुड़। ये सारे बिंदु अपनी जगह पर। लेकिन अब इसने कहा है कि बताइए बनारस, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और भदोही, इन सारे संदर्भों में कौन सा जिला क्या होगा, प्रमुख रूप से आपके बड़े और छोटे के रूप में जाना जाता है। देखिए हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि हापुड़ नाम का जिला जो है वह यूपी का सबसे छोटा जिला है। लेकिन इससे पहले जो आपका सबसे छोटा जिला था उसका नाम क्या था, इससे पहले जो छोटा जिला था उसका नाम था भदोही, ठीक है। इसका मतलब हम अगर गेस कर पा रहे हैं तो इतना हमें पता है कि भदोही नाम का जो जिला है वह यूपी का सबसे छोटा जिला है। अब आप देख लीजिए हम बिल्कुल उसी गेस को यहाँ पर पुट कर देते हैं और इस आधार पे क्या हो जाएगा, हमें मिल जाएगा जवाब, क्योंकि भदोही अंतिम में केवल एक ही ऑप्शन में है और इस परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हो कि डी वाला आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो बनारस बड़ा जिला, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बागपत और फिर आपका भदोही। लोकेशन के आधार पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका बनारस कहाँ पे है, बनारस ये रहा, बनारस के बाद आपका गौतम बुद्ध नगर ये रहा जिला आपका। गौतम बुद्ध नगर के अलावा बागपत, बागपत की जब बात की जाए तो बागपत कहाँ पे है, बागपत की जब बात की जाए तो ये गाजियाबाद के ऊपर है। और फिर आपका भदोही, भदोही की जब बात की जाए जिसको हम संत रविदास नगर के रूप में भी जानते हैं। तो इस तरीके से डी वाला इसका सही जवाब होगा। ये देखिए गेस का आधार था, बाकी हमें चीजों को लेकर के थोड़ा सा एरिया वगैरह के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन इतना डीप लेवल का क्वेश्चन शायद अपेक्षा ना की जाए, लेकिन फिर भी आरओ में क्या किया गया था, ये मेंस वाला जो आपका पेपर नहीं होता है उसमें पूछा गया था 2013 में। तो ऐसे भी प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यूपी के जो 75 जिले हैं, अब 75 जिलों का बैठ करके आप क्षेत्रफल ना याद करिएगा, थोड़ा सा टिकी दिमाग को रखिए कि हमारे यूपी का जो बड़ा जिला है, छोटा जिला है, कम से कम 2-4 जिले आपको पते होने चाहिए। तो इस आधार पे डी वाला आपका सही जवाब होगा। क्लियर। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। आशुतोष मिश्रा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही आप कर रहे हो। बेसिक अगर देखा जाए तो यूपी बजट बिल्कुल कराएंगे, परेशान मत होइए गुरु। देखिए जितनी संकल्पनाएं हैं उन सबको हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को करेंगे। सर चीटिंग करके बताएं, अच्छा देखिए आंसर करने की जरूरत है और ये जरूरत आपको सदैव आनी चाहिए। बहरहाल कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। बिंदु की जब बात की जाए तो युग्मों को आधारित करते हुए नाम की बात की जाए तो बिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सई या फिर कौशाम्बी यमुना। देखिए नामों की बात की जाए तो बिठूर आप भी जानते हैं गंगा नदी के किनारे स्थित है। बिठूर कहाँ से समित है, तो बिठूर आपका कानपुर से समित है। तो कानपुर जो लोकेशन है, कानपुर शुद्ध रूप से आप जानते हैं कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। और आपने सुना भी होगा यहाँ पर बिठूर गंगा महोत्सव भी आयोजित किया जाता है।
बिठूर गंगा महोत्सव की जब बात की जाए तो ये भी आपका यहाँ पर आयोजित किया जाता है। फिर गोरखपुर की जब बात की जाए तो गोरखपुर के बारे में आपने सुना होगा, ये राप्ती नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सत्य बात है। और इसी गोरखपुर की जब बात की जाए तो यहाँ पर एक नदी और ध्यान रखिएगा, रोहिणी नदी, क्योंकि रोहिणी नदी के परिपेक्ष का आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया था भगवान बुद्ध को आधारित करते हुए, क्योंकि आप भी जानते हैं भगवान बुद्ध की जब बात की जाए तो बुद्ध ने क्या किया था, जब उन्होंने घर को त्याग दिया था तो अपने राजसी वस्त्र को भी त्यागा था। तो जो राजसी कपड़े होते हैं उनको त्यागने का जो काम किया गया था वो कहां से था, तो वो आपके राप्ती नदी के परिपेक्ष राप्ती की एक सहायक होती है रोहिणी नदी, उसके किनारे इन्होंने त्यागा था। अगर यहीं पे देखा जाए तो जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित है, गड़बड़ बात है, ये गड़बड़ बात है। बाकी कौसाम्बी जो है वो आपके यमुना नदी के किनारे स्थित है, जहां पे आपने नाम भी सुना होगा किसके रूप में, जब हम बात करते हैं निषाद राजगुहू के बारे में, तो यहाँ से इनका सिंगवीरपुर नाम का लोकेशन भी संबंधित है। जौनपुर की जब बात की जाए तो जौनपुर कहां से संबंधित है, तो जौनपुर का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जौनपुर का संबंध आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे हमारे यूपी के 3 बड़े महत्वपूर्ण शहर हैं। पहली बात तो हमारी यूपी की राजधानी लखनऊ है। राजधानी लखनऊ की जब बात की जाए तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। और फिर अगर देखा जाए तो यहीं पे नाम ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में एक जिला है जिसका नाम है सुल्तानपुर। तो सुल्तानपुर नाम का जिला जो है वो भी आपके इसी गोमती नदी के किनारे स्थित है। और फिर हमारी यूपी का जो खास करके कई बार आपने सुना होगा जिसको हम पूरब का सिराज कहते हैं, जौनपुर, ये भी आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। सई नदी की जब बात की जाए तो सई नदी के बारे में आपने कई बार सुना होगा। हमारी यूपी का एक जिला है जिसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं, आंवला नगरी के रूप में जानते हैं। तो आंवला नगरी का पर्याय ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह क्या है, यह बेसिक आपके सई नदी प्रतापगढ़ के परिपेक्ष देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर का नाम हमें देखने को मिलता है। ये नाम संबंधित है आपके निचली गंगा, घाघरा नहर, शारदा नहर या फिर आपकी केन नहर। देखिए नहरों की जब बात की जाए तो नहरों को लेकर के 2-3 बिंदु ध्यान रखिएगा। जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है नहरों का देश नहरों का देश किसे कहते हैं, तो हमारे पड़ोसी मुल्क अर्थात नल्ले पाकिस्तान की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा। बेसिक नहरों के देश के अलावा अगर देखा जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में नहरों से सिंचाई, आपके यूपी पीसीएस में ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो नहरों से सिंचाई की जब बात की जाए तो करीब करीब 15% एरिया जो है वो हमारे यहाँ पर नहरों से सिंचाई करी जाती है। हमारे यूपी में नहरों का सर्वाधिक जाल आपको कहाँ पे देख मिलता है, तो सर्वाधिक नहर जो देख मिलती है वो खासा ध्यान रखिएगा हमारे यूपी के परिपेक्ष में जब हम पश्चिमी यूपी की बात करते हैं तो पश्चिमी यूपी में आपको अत्यधिक मात्रा में नहर देख मिलती है। बात आती है हमारी यूपी की पहली नहर, तो पहली नहर की जो संकल्पना है वह किससे संबंधित है, तो आपने सदैव सुना होगा पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर की जब बात की जाए तो यह हमारी यूपी की पहली नहर है। खास करके सहारनपुर में एक लोकेशन है फैजाबाद, तो वहां से इसको क्या किया गया था, निकाला गया है। इसके अलावा बात आती है हमारे यहां पर खासा ध्यान रखिएगा देश की एकल नहर, देश की एकल लंबाई वाली नहर कौन सी है, तो एकल लंबाई नहर की जब बात की जाए तो उसका नाम है सरयू सहायक परियोजना। क्या नाम है, सरयू सहायक परियोजना। सरयू सहायक परियोजना की जब बात की जाए तो इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 6623 किलोमीटर, 6623 किलोमीटर है। जबकि हमारे यहां पर देखा जाए तो यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी कई बार मानी जाती है, तो ये शारदा नहर मानी जाती है। खास अगर देखा जाए तो 12368 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। अब आप कहेंगे देखिए 12000 लंबा होगा कि 6000 लंबा होगा, थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश करेंगे और हम बार बार बताते हैं तो आपको भी कंफ्यूजन क्यों रखे। देखिए सरयू के और घाघरा के परिपेक्ष में यही अंतर है कि शारदा नहर जो मुख्य नहर है वो इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी नहर नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है इसमें कई सारी ब्रांचेज बनाई गई हैं। ठीक है, कई सारी इसमें क्या की गई हैं, ब्रांचेज बनाई गई हैं। और इन ब्रांचेज के बाद फिर क्या किया गया है, इसमें कुछ सब ब्रांचेज बना दी गई हैं। अब आप समझ पाए, आपने अक्सर देखा होगा बड़ी नहर जो निकलती है उसके साथ क्या होता है, कुछ छोटी छोटी नालियां भी बना दी जाती हैं। तो सरयू नहर के परिपेक्ष में अगर देखा जाए तो शारदा सहायक परियोजना जो है उसमें क्या किया गया है, उसमें ऐसी ब्रांचेज को बना दिया गया है और इन्हीं ब्रांचेज की क्या की जाती है, इन ब्रांचेज की भी लंबाई को जोड़ लिया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि एक वृक्षा आकार यहाँ पे आपको दिख मिलता है और इसमें क्या होता है, इस पूरी लंबाई को इसमें कंक्लूड कर लिया जाता है। तो इसी कारण से इसकी लंबाई क्या होती है, 12368 किलोमीटर पूरी लंबाई आपको देखने को मिल जाती है। तो इस कारण से यूपी की ये सबसे बड़ी लंबाई होती है। फिर बात आती है ये सरयू शहर कैसे है, तो सरयू की जो संकल्पना है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरयू सहायक परियोजना देश की इकलौती ऐसी नहर है जो अकेले नहर है। इसका मतलब इसमें कोई कह सकते हो कि इसमें कोई अलग से नहर की नाली नहीं जोड़ी गई है, बल्कि मुख्य नहर की ही लंबाई अपने आप में है। तो इसी कारण से तो इसे क्या कहा गया है, देश की एकल, क्या बोला गया है, देश की एकल बोला गया है। जबकि यह यूपी की सबसे लंबी है शारदा नहर।
तो इस चीज को खासा ध्यान रखिएगा। क्लियर, इस चीज को कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन का एक आधार आपके सामने रखता भी है। बहरहाल आज बिंदु की जब बात की जाए तो एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारी यूपी में लाल बरेली का नाम आपने सुना होगा। लाल बरेली नाम के जिले की जब बात की जाए तो वहां पर सर्वाधिक लंबाई की नहरें आपको देख मिलती हैं। और जिले के आधार पर अगर देखा जाए तो अमरोहा नाम का जिला नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमरोहा में क्या होता है, सबसे कम लंबाई की नहर आपको दिख मिलती है। तो लंबाई की जब बात की जाए तो सबसे ज्यादा कहां पर, सबसे ज्यादा लाल बरेली नाम का जिला और सबसे कम आपके अमरोहा नाम के जिले में। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद ऐसा है जो मध्य गंगा नहर से लाभान्वित होता है? आगरा, अलीगढ़, मथुरा या फिर आपका हाथरस। बिंदु की जब बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए हमारे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, जैसे आपने यमुना नहर को देखा आपके पहली नहर के रूप में, तो इसी तर्ज पर क्या होता है, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी पर 3 नहरें बनाई गई हैं। कौन कौन सी बनाई गई हैं? तो सबसे पहला बनाया गया है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर ये कहां पे बनाई गई है? तो ऊपरी गंगा नहर जो बनाई गई है वो हरिद्वार से आपको देख मिलती है। फिर दूसरी कौन सी है? तो दूसरी आपको देख मिलती है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर, तो ऊपर और नीचे, तो ऊपर और नीचे का संदर्भ। निचली की जब बात की जाए तो ये कहां से बनाई गई है? तो ये आपकी बनाई गई है नरौरा आपका बुलंदशहर। तो नरौरा बुलंदशहर की जब बात की जाए तो वहां से इसको डेवलप किया गया है। फिर बात आती है बीच के हिस्से में, तो यहां पर नाम ध्यान रखिएगा मध्य गंगा नहर बनाई गई। ये कहां पे बनाई गई? तो मध्य गंगा नहर की जब बात की जाए तो ये आपका बनाया गया है बिजनौर। बिजनौर अर्थात जहां से गंगा नदी क्या करती है, हमारी यूपी के अंदर प्रवेश करती है। तो इस तरीके से 3 नाम ध्यान रखिएगा, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। अब बिंदु की बात की जाए तो मध्य गंगा नहर से लाभान्वित कौन होगा? तो सीधे शब्दों में मध्य गंगा नहर बिजनौर से बनाई गई है। अब बिजनौर के साथ लगे हुए जिले को देख लीजिए। बिजनौर के साथ लगे हुए जिलों की जब बात की जाए तो एक बात तो क्लियर है कि बिजनौर के आसपास जिलों में अगर हम नामों की बात करें तो क्या वहां पे आपका आगरा नाम का जिला है? बिजनौर के आसपास के संदर्भ की जब बात की जाए तो क्या वहां पे आगरा नाम का जिला है? आगरा नाम का जिला तो नहीं है। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो क्या वहां पे मथुरा नाम का जिला है? मथुरा की जब बात की जाए तो ये आगरा के पास पड़ता है। फिर आप यहीं पे कह सकते हो अलीगढ़ नाम का जिला है, तो अलीगढ़ की जब बात की जाए तो ये भी इस परिप्रेक्ष्य में नहीं देख मिलता है। तो कौन से जिले इसमें शामिल आपको देखे मिलते हैं? हाथरस, मथुरा, अलीगढ़, आगरा। बेसिक अगर देखा जाए तो आप भी कह सकते हैं कि ये जो आगरा और मथुरा है, अगर इसको देखा जाए तो ये मुख्य रूप से आप यमुना नदी के किनारे के जिले के रूप में देख पाते हैं। आगरा और जो मथुरा है, अगर इसकी बात की जाए तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। अलीगढ़ की जब बात की जाए तो अलीगढ़ आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। और हाथरस की जब बात की जाए तो हाथरस का भी जो क्षेत्र है वो भी आपके यमुना नदी गंगा नदी के किनारे देखने को मिल जाता है। तो गंगा नदी के परिप्रेक्ष्य यहाँ पर अगर हम जवाब की बात करें तो देखिए अलीगढ़ का भी जो क्षेत्र है वो आपके गंगा नदी से लाभान्वित होता है और हाथरस का जो क्षेत्र है वो भी आपके गंगा नदी से लाभान्वित होता है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहां पर 3 और 4 है। जहां पर 3 और 4 है वो आपका क्या होगा? सही जवाब होगा। बाकी आपको आए चाहे ना आए। देखिए तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? आपका हाथरस और अलीगढ़ लाभान्वित है। लेकिन इसके अलावा मथुरा भी क्या होता है? मथुरा का जो खास करके ऊपरी हिस्सा है जो गंगा नदी के परिपेक्ष का क्षेत्र है उसका नाम देख मिलता है, क्योंकि आगरा तो शुद्ध रूप से क्या है, ये आपके यमुना नदी के किनारे से हो जाता है। तो इस कारण से 2, 3, 4 ये आपका इसका सही जवाब होगा। बेसिक कहा जा रहा है कि निचली गंगा नहर का उद्गम कहां से है? निचली गंगा नहर का उद्गम कहां से है? अब इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध कहां से होगा? तो निचली अभी हमने बताया नरौरा। नरौरा की जब बात की जाए तो निचली हो जाएगी। अब के हरिद्वार में ऊपरी का संदर्भ है और ऊपरी के अलावा बिजनौर की जब बात की जाए तो बिजनौर से क्या होता है? बिजनौर में खास करके मध्य गंगा नहर। ठीक है, तो इस तरीके से नाम ध्यान रखिएगा, 3 नदी प्रमुख रूप से। ठीक है, बाकी बात की जाए तो रानी लक्ष्मीबाई बांध हमारे यूपी में अवस्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध की जब बात की जाए तो ये हमारे यूपी में प्रमुख रूप से देख मिलता है। आज इसके संदर्भ की बात की जाए तो इसका संदर्भ कहां से संबंधित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध की जब बात की जाए तो ये हमारी यूपी से संबंधित आपको देखने को मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध की जब बात की जाए तो यह यूपी से संबंधित आपको देखने को मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई बांध की जब बात की जाए तो यह यूपी में संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप भी जानते हैं कहां से सम्मिलित होगा? तो सीधे शब्दों में यह तो झांसी नगर से सम्मिलित है। और आज झांसी की जब बात की जाए तो झांसी नगर में अगर इस बांध की बात की जाए तो इसका नाम किससे सम्मिलित होता है? तो आपने कई बार सुना होगा, हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपने कई बार सुना होगा किसके रूप में? जब हम बात करते हैं बेतवा नहर। बेतवा नहर की जब बात की जाए तो बेतवा नहर से इसका संबंध होगा। और यूपी के परिप्रेक्ष्य अगर देखा जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग माता टीला बांध कहते हैं। क्या? माता टीला बांध कहते थे, लेकिन माता टीला बांध को नाम परिवर्तित करते हुए रानी लक्ष्मीबाई के नाम से चेंज कर दिया गया है। वैसे नामों की बात की जाए तो रानी लक्ष्मी का परिप्रेक्ष्य ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपने सुकमा डुकमा बांध के बारे में भी सुना होगा। सुकमा डुकमा बांध के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम ध्यान रखिएगा परीक्षा बांध।
परीक्षा बांध के अलावा अगर देखा जाए तो परीक्षा बांध के अलावा राजघाट बांध का भी नाम ध्यान रखिएगा। राजघाट बांध ये भी आपको यहीं से समझने को मिलता है। तो इन सारे बांधों की जब बात की जाए तो ये आपके झांसी नगर में अवस्थित है। ठीक है, अगर देखा जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में किसके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं देखने को मिलते हैं। मतलब नदियों की जब बात की जाए तो नदियों के परिप्रेक्ष्य में कौन सा लोकेशन ऐसा है जिसका संदर्भ आपके हिमालय से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इस सेशन में नए हैं तो इस सेशन को लाइक और शेयर भी करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा करेगा, और चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर गोमती नदी के बारे में आपने सदैव सुना होगा। ये फुलहर नाम का झील है, उससे इसका उद्गम होता है। खासा कहाँ से, तो ये आपके पीलीभीत नाम के जिले से निकलती है। तो पीलीभीत में फुलहर नाम का जिला है, वहां से आपका इसका उद्गम है। ए की बात करते हैं, ए जहां पे नहीं होगा, ए यहां पर नहीं है, इसका मतलब ए यहां पर नहीं है। बाकी की दूसरे की बात करते हैं। पुनः एक नाम ध्यान रखिएगा, बेतवा। बेतवा की जब बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में आपने नाम सुना होगा, कुमरा गांव, वहां से निकलती है। इसका मतलब 3 आपका नहीं होगा, तो 3 यहां पर आपका हो जाएगा। 3 की जब बात की जाए तो 3 आपका सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो 3 की जब बात की जाए तो 3 का संदर्भ यहां पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। किसके बारे में पूछा है, यहाँ पे पूछा है कि हिमालय से नहीं है। इसका मतलब आप कह सकते हो 1 और 3 की जब बात की जाए तो 1 और 3 क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, क्योंकि गोमती और गोमती के अलावा बेतवा, इन दो नदियों की जब बात की जाए तो इन दो नदियों का उद्गम जो है वो हिमालय से नहीं है। क्योंकि आप भी जानते हैं रामगंगा की जब बात की जाए तो ये दूधारोली से निकलती है, और शारदा की जब बात की जाए तो ये आपके तिब्बत के पठार से निकलती है। तो इस तरीके से नदियों का उद्गम स्थल हमें देखने को मिल जाता है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध किस एक नदी पर अवस्थित है। परीक्षा बांध की जब बात की जाए तो इसकी अवस्थिति हमें देख मिलती है। देखिए, परीक्षा बांध की जब बात की जाए तो आपको अभी हमने बताया कि बेतवा नदी की जब बात की जाए जो झांसी से समित है, झांसी में, जहां पर आपने कई बार सुना होगा इस बारे में, जब हम बात करते हैं हमारी यूपी को आधारित करते हुए, रानी लक्ष्मीबाई बांध, परीक्षा बांध, सुकमा डुकमा बांध, इन सारे बांधों का नाम ध्यान रखिएगा। वैसे बांधों से एक नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर आपने सुना होगा अमृत क्रांति। अमृत क्रांति का संदर्भ किससे है, तो ये है नदी जोड़ो परियोजना से। और नदी जोड़ो परियोजना की बात की जाए तो नदी जोड़ो परियोजना का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी देश की पहली परियोजना चली है, और देश की जो पहली परियोजना चली है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपने सुना होगा, एक नदी है मध्य प्रदेश की केन नदी। तो केन नदी को क्या किया जा रहा है, केन नदी का पानी जो आपके झांसी में बेतवा नदी है उस बेतवा नदी में जोड़ा जा रहा है। तो इस तरीके से केन बेतवा लिंक परियोजना को नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह देश की पहली परियोजना है और केंद्र सरकार का यह बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य मध्य प्रदेश में केन नदी और यूपी की जब बात की जाए तो यूपी की बेतवा नदी, इन दोनों को कनेक्ट किया जाएगा। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश में नहीं देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसका नाम नहीं देख मिलता है, गंगा, रामगंगा, यमुना या फिर आपकी झेलम। आज बिंदुओं की जब बात की जाए तो बिंदुओं के आधार पर इसका सही जवाब क्या होगा। बेसिक गंगा नदी आप भी जानते हैं यूपी की तो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। फिर रामगंगा, ये भी आपके यूपी से ही निकलती है। फिर आपके यमुना, ये भी यूपी से निकलती है। झेलम का नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि झेलम का संबंध जो है वो आपके जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो आप यूं कह सकते हैं कि हमारी यूपी की जब बात की जाए तो यूपी से झेलम नदी का कोई क्रम नहीं देख मिलता है। ठीक है, तो चलेगा, आज की विषय संकल्पना को अब हम यहीं पर विराम देंगे और पुनः आप सबसे रात के 9 बजे मुलाकात होगी, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, आज के क्रम को यहीं समाप्त करते हैं। रितिका यादव, अंकिता सिंह, जितेंद्र राणा यादव, कई सारे लोग जो आपके जुड़े रहे, बहुत अच्छा लगा। बेसिक आप लोग इस सेशन को लाइक भी करेगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करेगा, और इस चैनल पे अगर नए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।